एलपीपी से क्वेश्चन नंबर 5। A firm manufacture 3 product A, B and C. प्रॉफिट आर ₹3 to 4 रेस्पेक्टिवली। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट पर ₹3 का प्रॉफिट होता है, 2 पर ₹2 का और सी पर ₹4 का प्रॉफिट होता है। द फर्म हैज़ 2 मशीन। फर्म के पास 2 मशीन है, M1 और M2। ये टेबल हमें गिवन है। ए की 1 यूनिट, प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट मशीन M1 पर 4 मिनट का टाइम लेती है, जबकि प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट M2 मशीन पर 2 यूनिट का समय लेती है। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट M1 मशीन पर 3 यूनिट और प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट M2 मशीन पर 2 यूनिट का टाइम लेती है। प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट M1 मशीन पर 5 मिनट और प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट M2 मशीन पर 4 मिनट का टाइम लेती है। मशीन M1 और M2 2000 और 2500 मिनट के लिए अवेलेबल है। फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 यूनिट ऑफ ए, 200 यूनिट ऑफ बी एंड 50 यूनिट ऑफ सी बट नॉट मोर देन 150 यूनिट ऑफ ए। जो फर्म है, प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट तो बनाएंगी, 200 यूनिट भी बनाएंगी और 50 यूनिट प्रोडक्ट सी की बनाएंगी। इनसे ज़्यादा भी बना सकती है बट नॉट मोर देन 150 यूनिट ऑफ ए। लेकिन ए की 150 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाएगा। इसके लिए हमने एक एलपीपी बनाना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हम ये मान लेते हैं, लेट प्रोडक्ट ए इसकी x यूनिट मान लेते हैं, प्रोडक्ट बी इसकी y यूनिट मान लेते हैं और प्रोडक्ट सी इसकी z यूनिट मान लेते हैं, स्मॉल z है ये। लेट टोटल जो प्रॉफिट है फर्म का वो हम मान लेते हैं कैपिटल Z। टोटल प्रॉफिट है वो फर्म का हम मान लेते हैं कैपिटल Z। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, मैक्सिमम प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज Z। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट पर ₹3 का प्रॉफिट होता है तो x यूनिट पर 3x। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट पर ₹2 का तो y यूनिट पर 2y। प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट पर ₹4 का तो z यूनिट पर 4z। ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखिए, 2 मशीन है M1 M2, तो M1 मशीन के कांस्टेंट अलग बना लेते हैं और M2 मशीन के कांस्टेंट अलग बना लेते हैं। तो देखो M1 मशीन के लिए देखो, यहाँ देखिए 4 मिनट का टाइम ले रहा है प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट, तो x यूनिट कितना समय लेगी 4x। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट 3 मिनट का समय लेती है तो y यूनिट कितना लेगा 3y और प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट 5 मिनट का टाइम लेती है तो y यूनिट कितना लेगा 5y। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3y प्लस 5z। सॉरी, प्रोडक्ट सी में ये z आएगा। प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट 5 मिनट का टाइम लेती है, z यूनिट है वो 5z आएगा। तो मशीन M1 है वो 2000 मिनट अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है तो लेस देन इक्वल टू 2000। ऐसे ही प्रोडक्ट मशीन M2 का हम कांस्टेंट बनाएं। प्रोडक्ट ए M2 मशीन पर 1 यूनिट 2 मिनट का समय लेता तो x यूनिट 2x मिनट लेगी। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट 2 मिनट का समय लेती है तो y जो यूनिट है वो 2y मिनट का समय लेंगी। प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट 4 मिनट का टाइम लेती है तो z यूनिट जो है वो 4z मिनट का टाइम लेंगी। तो टोटल टाइमिंग इनका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस 4z। M2 मशीन है 2500 मिनट अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये आ जाएगा। अब कह रहा है फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर, ये जो मस्ट वर्ड है ये हमें ये बता रहा है कि फर्म है एक की 100 यूनिट तो बनाएंगी, इससे ज़्यादा भी बनेंगे, लेकिन कह रहा है बट नॉट मोर देन 150 यूनिट ऑफ ए, 150 से ज़्यादा नहीं। तो x का जो मान है वो 100 to 150 के बीच में लाई करेगा। ओके, अब कहता है कि 200 यूनिट ऑफ बी, यानी प्रोडक्ट बी की 200 यूनिट तो बनाएंगी, इससे ज़्यादा भी बना सकती है तो y की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ऐसे ही प्रोडक्ट सी की यूनिट है 50 यूनिट तो बनाएगी, इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं तो z आपका जो है वो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50। नाउ x y और z ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हमारे ये रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा ये जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा प्रोडक्शन। तो एक्स वाई जेड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो फूड है, F1 और F2। फूड F1 में विटामिन ए और बी की मात्रा दे रखी है, और फूड F2 में विटामिन ए और बी की मात्रा दे रखी है। कहता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि F1 और F2 की जो कॉस्ट है, 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़ दे रखी है। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो विटामिन ए और विटामिन बी की 40 और 50 यूनिट दे रखी है। और ये कहा गया है कि इसके लिए हमें एलपीपी बनानी है ताकि कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट है वो मिनिमम हो और डेली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो जाए। तो देखो, हम मान लेते हैं कि जो मिक्सचर हम बनाएंगे उस मिक्सचर में फूड F1 और F2 का बनेगा। F1 की मान लेते हैं x यूनिट ले लेते हैं और F2 की y यूनिट मान लेते हैं। लेट मिक्सचर कंटेन x यूनिट ऑफ फूड F1, y यूनिट ऑफ फूड F2। टोटल कॉस्ट z, टोटल कॉस्ट हम z मान लेते हैं। नाउ कॉस्ट मिनिमम हो तो मिनिमाइज z हम पहले बनाते हैं, मिनिमाइज z। देखो, F1 की 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है 5 रुपीज़। देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़ है F2 की 1 यूनिट का कॉस्ट है। तो देखो, F1 की 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो x यूनिट का 5x हो जाएगा। ऐसे ही F2 की 1 यूनिट 2.5 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है, तो y यूनिट का कितना बनेगा, 2.5y। तो ये मिनिमाइज z हमारा बन गया, मिनिमम कॉस्ट बन गई। z रिप्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन इज कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है z इस क्वेश्चन में, तो मिनिमाइज z आ गया। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट की हम बात करें तो देखो, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हम लेंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए, अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हम बनाएंगे, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, इसमें क्या कह रहा है कि विटामिन ए और विटामिन बी हमें दे रखे हैं, तो विटामिन ए का कांस्टेंट अलग बना लेते हैं और विटामिन बी का कांस्टेंट अलग बना लेते हैं। F1 फूड की 1 यूनिट में विटामिन ए 2 यूनिट है, तो x यूनिट में 2x हो जाएगी, प्लस फूड F2 की 1 यूनिट में विटामिन ए कंटेन हो रही है 4 यूनिट, तो y यूनिट में हो जाएगा 4y। और विटामिन ए की जो मात्रा है वो 40 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 40, तो 40 या 40 से ज़्यादा मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए की एक व्यक्ति को 40 यूनिट की है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 40 या 40 से ज़्यादा। तो ये विटामिन ए कांस्टेंट हमने बना लिए, ये जो कांस्टेंट आया ये हमने विटामिन ए से बनाया। ठीक है, अब ऐसे ही फूड विटामिन बी कांस्टेंट के लिए हम बनाए, फूड F1 में विटामिन बी है 3 यूनिट, 3 यूनिट विटामिन बी है, तो ये 3x। फूड F2 में विटामिन बी की जो मात्रा है वो कह रहा है कि 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी है, 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी
फूड F2 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की 2 यूनिट है तो 2y, और विटामिन बी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें दे रखी है 50 यूनिट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अदर रिक्वायरमेंट कोई नहीं है क्वेश्चन में, बस अब एक नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हम लिखेंगे इसमें। तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हमारे क्या होंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई विटामिन ए और विटामिन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फूड के अंदर विटामिन नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर विटामिन फूड के अंदर नेगेटिव हो गए तो इम्बैलेंस डाइट हो जाएगी वो, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़े रहेंगे, तो ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होंगे। ठीक है, विटामिन की मात्रा किसी भी फूड में नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो फिर वो फूड खाने लायक नहीं है। ओके, तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़े ही रहेंगे, मतलब ये हमारे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बनेंगे इसमें। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप से इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है और फैट है और प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें हम जो कांस्टेंट बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के अलग बना लेंगे, फैट के कांस्टेंट अलग बना लेंगे और प्रोटीन के कांस्टेंट अलग बना लेंगे। तो डाइट कंटेन हो रही है 400 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 500 यूनिट ऑफ फैट और 300 यूनिट ऑफ प्रोटीन है। दो फूड हैं F1 और F2। एक फूड F1 फूड की जो कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट है, फूड F2 की कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट है। A यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 20 यूनिट ऑफ फैट और 15 यूनिट ऑफ प्रोटीन। एक यूनिट में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट होगा, 20 यूनिट फैट होगा और 15 यूनिट प्रोटीन है। A unit of food F2 contain 25 unit of carbohydrate, 10 unit of fat और 20 unit of protein. Formulate the LPP linear programming problem so as to find the minimum cost of diet that consist of mixture of these two food and also meet the minimum nutrition requirement. तो देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं दो फूड से F1 और F2, तो फूड F1 की तो X यूनिट मिक्सचर के अंदर ले लेते हैं और F2 की Y यूनिट मिक्सचर के अंदर ले लेते हैं। तो लेट मिक्सचर कंटेन X यूनिट ऑफ F1 एंड Y यूनिट ऑफ F2। ठीक है, और लेट हम Z मान लेते हैं डी नॉट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमाइज Z। देखिए, फूड F1 की एक यूनिट की कीमत 2 रुपये है, तो X यूनिट की कीमत 2x हो जाएगा, प्लस फूड F2 की एक यूनिट 4 रुपये में है तो Y यूनिट 4y में, तो ये मिनिमाइज Z बन गया। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट की हम कांस्टेंट बना लेते हैं। फूड F1 में कार्बोहाइड्रेट है, फूड F1 की एक यूनिट में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, तो X यूनिट में कितना हो जाएगा 10x, प्लस फूड F2 की एक यूनिट में कार्बोहाइड्रेट है 25 यूनिट, तो Y यूनिट में कितना हो जाएगा 25y, और कार्बोहाइड्रेट की एटलीस्ट यूनिट कितनी दे रखी 400, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 400 है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा 400। ओके, अब हम बनाते हैं फैट की कांस्टेंट। फैट के लिए कांस्टेंट बनाएं। फूड F1 में
फूड F1 में 20 यूनिट, एक यूनिट के अंदर 20 यूनिट फैट आती है, तो x यूनिट में 20x प्लस फूड F2 में कि एक यूनिट में फैट की मात्रा 10 यूनिट दे रखी है, तो y यूनिट में 10y हो जाएगा। और टोटल जो फैट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फैट की है 500 यूनिट। ओके, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अब प्रोटीन के लिए बनाएं। प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट 300 यूनिट दे रखी है। फूड F1 में एक यूनिट के अंदर प्रोटीन की मात्रा 15 यूनिट आती है, तो x यूनिट में कितनी हो जाएगी 15x प्लस फूड F2 की एक यूनिट में प्रोटीन 20 यूनिट कंटेन हो रही है, तो y यूनिट में 20y। और जो प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 300 यूनिट है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ठीक है। नाउ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हमारे बनेंगे, तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या होंगे, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी LPP इसके अंदर बनी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसको क्लीन कर देता हूं, पहले रब कर देता हूं। अनिल वांट टू इन्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 8, Anil want to invest at most rupees 12,000 in national savings certificate and saving bonds. According to rule, he has to invest at least 2,000 in saving certificate and at least 1,000 in saving bond. If the rate of interest on saving certificate is 8% per annum and सेविंग बॉन्ड में 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम। फॉर्मुलेट दिस LPP। इसके लिए हमें LPP बनाना है। जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ दिस सेविंग फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द नेशन। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि अनिल है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, x रुपए, और सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है y रुपए। तो ये दो तरह के बॉन्ड है, एक बॉन्ड मान लेते हैं A और दूसरा बॉन्ड मान लेते हैं B। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको बॉन्ड A का नाम दे देते हैं, और सेविंग बॉन्ड है, इसको बॉन्ड B का नाम दे देते हैं। तो लेट अनिल इन्वेस्ट x rupees in bond A. Bond A means national saving certificate, okay, and y rupees in saving bond, इसको हम कह रहे हैं बॉन्ड B। ओके। अब मैक्सिमम अर्निंग हो, तो मैक्सिमम अर्निंग हो, ईयरली इनकम मैक्सिमम हो, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Z से। तो लेट Z रिप्रेजेंट, ये है मैक्सिमम ईयरली इनकम। ईयरली इनकम, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमाइज जेट, मैक्सिमाइज जेट। तो सबसे पहले हम मैक्सिमाइज जेट करें, निकालेंगे। तो देखो मैक्सिमम ईयरली इनकम, देखो बॉन्ड ए में जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% पर एनम है, और बॉन्ड बी में इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, x, तो x का 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8% ऑफ x 10% ऑफ y।
बॉन्ड बी में 10% है, तो 8% का मतलब है 8x अपॉन 8% ऑफ x। 8% मीन्स 8/100 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% मीन्स 10/100 y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10y/100। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास मैक्सिमाइज जेड। तो 100 से डिवाइड करें तो 0.08x और ये 0.10y, ये हमारे पास मैक्सिमाइज जेड हो गया। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम बनाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट देखिए, इसमें रूल है कि सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है और बॉन्ड बी में कम से कम 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि हम जो बॉन्ड ए में x रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2,000 होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000। x जो इन्वेस्ट है बॉन्ड ए में जो हम कर रहे हैं वो 2,000 तो करना ही है, इससे ज़्यादा हम कितना ही कर सकते हैं, इसलिए x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000। और बॉन्ड बी के अंदर हम y रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वाई में, वो कह रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बी के अंदर आप 4,000 कर सकते हैं। तो मतलब 4,000 या 4,000 से ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है ही बॉन्ड बी के अंदर इन्वेस्ट करने की। तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। ठीक है, और आगे कह रहा है कि टोटल कितना इन्वेस्ट कर सकता है अनिल, वांट टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000। अनिल कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, दोनों बॉन्ड के अंदर 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो देखो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी कि भाई बॉन्ड ए में x रुपये इन्वेस्ट किया और बॉन्ड बी में y रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 से ज़्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो एटमोस्ट 12,000, अधिकतम 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन दोनों बॉन्ड के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उन दोनों का टोटल सम 12,000 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। 12,000 से ज़्यादा नहीं होगा, तो लेस देन इक्वल टू 12,000। ओके, नाउ एक्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। जीरो हो सकती है कि हम कोई इन्वेस्ट ही ना करें किसी भी बॉन्ड में, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जी इन्वेस्टमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो x और y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने एलपीपी बनाई। मैक्सिमाइज जेड, ध्यान देना इस मैक्सिमाइज जेड को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, इंटरेस्ट जो रेट है बॉन्ड ए में वो 8% है और बॉन्ड बी में 10% है। तो मैक्सिमम ईयरली इनकम, तो मैक्सिमम ईयरली इनकम तो जो इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट पर वही तो हमारी ईयरली इनकम है, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्स का 8% निकाला, क्योंकि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करें उसी का 8% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए जो इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड से आएगा वो हमारी ईयरली इनकम होगी। सो हमने एक्स का 8% निकाला और वाई का 10%। ठीक है, 8% ऑफ एक्स, ये जो 8% ऑफ एक्स है इसका मीनिंग होता है 8% ऑफ एक्स, ध्यान देना 8%, 8/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 8x/100। ऐसे ही हम 10% ऑफ वाई, इस 10% ऑफ वाई को आप लिख सकते हैं 10y/100। तो ये हमारी मिनिमाइज जेड आ गया। सो मिनिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड, मिनिमाइज नहीं था सॉरी, ये मैक्सिमाइज जेड था कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम ईयरली इनकम हमारी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी एलपीपी बनाई। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसको रब कर देता हूँ।
ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द टू प्लेस पी एंड क्यू। दो प्लेस हैं, मान लो एक प्लेस ये पी है और एक प्लेस क्यू है। ये प्लेस पी और ये प्लेस क्यू, दो प्लेस हैं। तो एक फैक्ट्री प्लेस पी पर है और दूसरे क्यू पर है। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कॉमिटी इज डिलीवर टू ईच ऑफ द थ्री डिपोट ए बी सी सिचुएटेड। ये तीन डिपोट है, मान लो ये डिपोट ए है और ये डिपोट बी है और ये डिपोट सी है। इन प्लेसेस से इन तीन डिपोट को कमोडिटी सप्लाई की जाएगी। वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट आर रेस्पेक्टिवली 5 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट। इसकी वीकली रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है, इसकी भी वीकली रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है और सी की भी वीकली रिक्वायरमेंट 4 यूनिट है। जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी पी और क्यू की प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 यूनिट और 6 यूनिट है। सो मैं इसको थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, रब करता हूँ। देखिए जो कैपेसिटी है पी और क्यू, देखो ये फैक्ट्री है पी, ये फैक्ट्री पी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो दे रखी 8 यूनिट। ठीक है, इधर जो फैक्ट्री क्यू है इसकी जो कैपेसिटी है वो दे रखी है 6 यूनिट। ये तीन डिपोट बने हुए हैं। डिपोट ए, इसकी रिक्वायरमेंट वीकली है 5 यूनिट के। ओके, डिपोट बी, इसकी वीकली रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट और डिपोट सी, इसकी वीकली रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमें दे रखे हैं भाई। अब फैक्ट्री पी से मान लेते हैं डिपोट ए को यूनिट, कितनी यूनिट सप्लाई की? एक्स यूनिट सप्लाई करता है ये, मान लेते हैं ये एक्स यूनिट इसको सप्लाई करता है। फैक्ट्री बी को ये वाई यूनिट सप्लाई कर देता है और बाकी ये सप्लाई दे देता है सी को। 8 यूनिट में से एक्स ए को दे दिया, वाई बी को दे दिया, तो कितना बच गया? 8 माइनस एक्स माइनस वाई, इतनी यूनिट ये सी को सप्लाई कर देगा। अब देखो डिपोट ए को क्यू से सप्लाई कितनी मिलेगी भाई? 5 यूनिट इसकी रिक्वायरमेंट थी तो इसने एक्स यूनिट तो पी से ले लिया, तो क्यू से कितना लेगा ये? 5 माइनस एक्स यूनिट। बी क्यू से कितना लेगा भाई? 5 यूनिट इसकी वीकली रिक्वायरमेंट थी जिसमें से वाई यूनिट पी से इसने ले लिया, तो क्यू से कितना लेगा? क्यू से कितना लेगा? यस, क्यू से ये 5 माइनस वाई यूनिट। ठीक है, अब यहां से देखिए सी क्यू से कितना लेगा, क्योंकि देखो अब 4 यूनिट इसकी रिक्वायरमेंट थी सी की, जिसमें से इसने 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट सप्लाई पी से ले ली, तो 4 में से ये लेस करे तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई लेस करोगे तो ये 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो ये इतने यूनिट जो है वो क्यू से ले लेगा। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी वीकली रिक्वायरमेंट 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से इतना यूनिट तो पी से आ गया, तो जो बचेगा वो किस से ले लेगा? क्यू से ले लेगा। ओके, तो ये हमारे पास, तो क्यू से सी को कितना मिलेगा? एक्स प्लस वाई माइनस 4 यूनिट ये मिलेगा। ओके, नाउ तो देखो हमने क्या इसमें इस फिगर में क्या क्या लिखा है वो सब आप देखिए, हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स यूनिट फैक्ट्री जो पी है, लेट फैक्ट्री पी सप्लाई
x यूनिट टू a, ठीक है, y यूनिट टू b एंड 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट टू c। ये सप्लाई इसको दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, कहता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट, ये इसमें दिया हुआ है। एक यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भाई कॉमोडिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जो खर्चा आएगा वो दे रखा है एक यूनिट का। पी को एक यूनिट मिलेगी 16 रुपये में, ठीक है। क्यू को एक यूनिट मिलेगी डिपोट ए को 10 रुपये में, जबकि डिपोट बी को पी से एक यूनिट 10 रुपये में मिलेगी और क्यू से एक यूनिट 12 रुपये में मिलेगी, और सी को डिपोट सी को पी से एक यूनिट 15 रुपये में मिलेगी और क्यू से एक यूनिट 10 रुपये में मिलेगी, ठीक है ना। ये तो एक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखो इसी फिगर में कि मैं ये कहूँ कि इसको मान लो, हाँ, एक यूनिट कितने रुपए में मिल रही है, 16 रुपीज़ में मिल रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पर यूनिट रेट, और इसको एक यूनिट कितने में मिल रही है, बी को 10 रुपये में मिल रही है पी से, ठीक है। और सी को एक यूनिट कितने रुपए में मिल रही है, पी से 15 रुपये में। अब देखो ए को एक यूनिट क्यू से कितने रुपए में मिल रही है, 10 रुपये में, और बी को क्यू से एक यूनिट कितने रुपए में मिल रही है, 12 रुपये में, और सी को क्यू से एक यूनिट कितने रुपए में मिल रही है, 10 रुपये में। तो देखिए जेड है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेट हम ये मान लेते हैं जेड डिनोट्स मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो जेड हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करेगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, तो मिनिमाइज जेड, तो यहां से हम फिगर से देखें, देखिए आसानी से हम बता सकते हैं कि मिनिमाइज जेड, देखो इसको एक यूनिट 16 रुपये मिल रही, तो एक्स यूनिट कितने मिलेगी, 16x, प्लस एक यूनिट 10 रुपये मिल रही है तो वाई यूनिट कितने मिलेगी, 10y, प्लस एक यूनिट इसको 15 रुपये मिल रही है सी को पी से, तो 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसे ही देखो एक को एक यूनिट क्यू से 10 रुपये मिल रही है तो 5 माइनस एक्स यूनिट ज़्यादा में मिलेगी, तो 10 इंटू 5 माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही क्यू से इसको एक यूनिट बी को 12 रुपये मिल रही है तो 5 माइनस वाई यूनिट, तो 12 इंटू 5 माइनस वाई, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आ गया कि क्यू से सी को एक यूनिट 10 रुपये मिल रही है, तो यूनिट कितनी सप्लाई कर रहा है क्यू से सी को, x प्लस वाई माइनस 4, इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक यूनिट 10 रुपये में मिल रही है, ठीक है। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, 16x प्लस 10y प्लस ये 120 माइनस 15x माइनस 15y प्लस 50 माइनस 10x प्लस 60 माइनस 12y प्लस ये 10x प्लस 10y माइनस 40। अब आप देखो 16x माइनस 15x माइनस 10x और प्लस 10x, इन सब को हम ऐड करते हैं। तो देखो हम इन सब को ऐड करें तो क्या हमें मिलेगा, क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो देखो इस फिगर से हम देखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। पहली बात तो देखिए जो सप्लाई है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिगर में हम देखें भाई ये 8 माइनस एक्स माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए 8 माइनस एक्स माइनस वाई, 8 minus x minus y greater than equal to 0. So this implies that
8 को इधर लाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -8, दैट इज माइनस से हम डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 फर्स्ट इनइक्वलिटी बन गई। अब देखो फिगर को देखें, यहाँ से देखें, ये 5 माइनस एक्स है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट भाई 5 को राइट में लेके आए तो 5 ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दैट इज माइनस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, सेकेंड इनइक्वलिटी बन गई हमारे पास। नेक्स्ट ये कहता है कि ये 5 माइनस वाई, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ये 5, ये माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दैट इज क्योंकि हम 5 को राइट में लेके आए थे -5 हो जाएगा ना, तो दैट इज y जो है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 5। माइनस से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट इनइक्वलिटी है वो ये x प्लस वाई माइनस 4। अब ये जो सप्लाई है x प्लस वाई माइनस 4, तो ये x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को आप इधर लाओ तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी नंबर 4। तो ये इनइक्वलिटी हमारे पास बनी। ठीक है, कैसे बनाई, जो सप्लाई है, देखो जो सप्लाई है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमने सप्लाई से बनाए। सप्लाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है, तो सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सप्लाई है 5 माइनस एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। सप्लाई है 5 माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। और एक सप्लाई ये है x प्लस वाई माइनस 4, ये भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सप्लाई से हमने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाए। सप्लाई कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, इसलिए इन सब को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बने। ओके,